नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के बारे में, और पिछली कक्षा में हमने सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़ा, व्यवस्था विश्लेषण के बारे में, और हमने जाना कि ये जो व्यवस्था सिद्धांत है ये 20वीं शताब्दी में एक जीव विज्ञानी हुए हैं, वॉन बर्टलेनफी। उन्होंने जीव विज्ञान में इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया। फिर उसके बाद ये समाज विज्ञानों में इसका प्रयोग हुआ। सबसे पहले मानव शास्त्र में, फिर समाज शास्त्र में, मनोविज्ञान में और राजनीति विज्ञान में ये हुआ इसका प्रयोग। इस व्यवस्था विश्लेषण का जो अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण, इसके दो रूप हैं, दो प्रकार हैं। एक निवेश निर्गत विश्लेषण, या ये कहें कि आगत निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, और दूसरा है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। निवेश निर्गत जो विश्लेषण है वो डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है राजनीति विज्ञान में। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण ये आमंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पिछली कक्षा में हमने स्पष्ट किया था कि राजनीति विज्ञान के जो मॉडर्न अप्रोच हैं, आधुनिक उपागम हैं, उसमें सिस्टम थ्योरी का, व्यवस्था विश्लेषण का विशेष स्थान है, जिसको पिछली कक्षा में हमने डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन किया। और ये जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, ये राजनीति को एक प्रक्रिया के रूप में समझने की कोशिश करता है कि व्यवहार में ये राजनीतिक प्रोसेस जो है किस तरह से चलता है, और उसको बाकायदा मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। और ये कोशिश परंपरागत राजनीति विज्ञान से जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की यात्रा है, इसमें बहुत सारे व्यवहारवादी और आधुनिक के दृष्टिकोण के पैरोकार जो राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन के रूप में अध्ययन विश्लेषण करना चाहते थे, वो राजनीति को एक प्रोसेस मान करके, वो प्रोसेस कैसे चलती है उसको डायग्राम के माध्यम से डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट एनालिसिस का विश्लेषण किया। इस राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण का एक दूसरा प्रकार है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण। और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है कि ये प्रणाली विश्लेषण का ही एक विकसित रूप है। तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के प्रयोग की जो प्रेरणा है, वो मानव वैज्ञानिकों की विभिन्न कृतियों से ये आई, और एक सभ्य समाज के लिए अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा बनाने का जो श्रेय है, वो एक प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक हैं टैलकैट पर्सन्स, उनको ये श्रेय जाता है। उसके बाद गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक विश्लेषण के लिए इस उपागम का, इस अप्रोच का उपयुक्त सैद्धांतिक ढांचा विकसित किया। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक गैब्रियल आमंड डेविड ईस्टन के जो निवेश निर्गत या आगत निर्गत विश्लेषण
जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसको अधूरा मानते हुए 1960 में द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज एक पुस्तक उन्होंने लिखी, विकासशील क्षेत्रों की राजनीति। और उसमें उन्होंने एक लॉजिक प्रस्तुत किया कि ये आगत और निर्गत तत्व वस्तुतः एक राजनीतिक व्यवस्था के, राजनीतिक प्रणाली के कार्य हैं, कृत्य हैं, फंक्शंस हैं। आमंड ने न केवल इन कृत्यों का विस्तार से वर्गीकरण किया है, बल्कि ऐसे प्रत्येक कृत्य के लिए, कार्य के लिए उपयुक्त संरचनाओं की पहचान की है, स्ट्रक्चर की पहचान की है कि इन कार्यों को करने वाली कौन सी संरचनाएं हैं, उनको आइडेंटिफाई इन्होंने किया है। इस तरह आमंड ने राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण का सूत्रपात किया। और ये जो प्रस्तुत डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे कि आमंड ने 4 प्रकार के आगत कृत्यों की और 3 प्रकार के निर्गत कृत्यों की, इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस, और इनके साथ जुड़ी हुई जो संरचनाएं हैं उनका पता लगाया है कि ये जो कृत्य हैं ये कौन सी संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं। किसी भी कृत्य के लिए अनेक संरचनाओं की जरूरत हो सकती है और कोई भी संरचना अनेक कृत्यों को संपन्न करने में अपना योग दे सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई एक कार्य अनेक संरचनाओं की ज़रूरत हो सकती है उसको करने में, और कोई संरचना अनेक फंक्शंस को, कार्यों को संपन्न करने में अपना योगदान दे सकती है। इस विश्लेषण का प्रणाली का जो प्रतिरूप है वो गैब्रियल आमंड और पावेल ने एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड ए डेवलपमेंटल अप्रोच, तुलनात्मक राजनीति विकासात्मक उपागम। और ये उन्होंने 1966 में इस प्रणाली का, प्रतिरूप का विश्लेषण इसमें किया है। और ये जो रेखा चित्र है इसके माध्यम से हम भली भांति इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आगत में, जैसा हमने पहले बताया आपको, 4 कृत्य हैं, फंक्शन है। उसमें राजनीतिक सामाजिकरण एवं भर्ती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। और इस कृत्य को करने के लिए कुछ संरचनाएं हैं, तो उसमें परिवार है, मित्र मंडली है, शैक्षिक धार्मिक संगठन है। दूसरा कृत्य है हित स्पष्टीकरण, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, और इसको संपन्न करने वाली जो संरचना है वो हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप। तीसरा है हित समूहन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, और इसको संपन्न करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं। चौथा आगत कृत्य है राजनीतिक संप्रेषण, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और इसको संपन्न करने वाली संरचनाएं जो हैं जनसंचार के साधन हैं, मास मीडिया। इसी प्रकार निर्गत कृत्य हैं जिसमें नियम निर्माण, रूल मेकिंग, इसके लिए जो संरचना है वो विधायिका है, लेजिस्लेचर। नियम अनुप्रयोग, रूल एप्लीकेशन, और इसके लिए संरचना है कार्यपालिका। इसी तरह से नियम अधिनियम, रूल एडजुडिक्शन, और इसको संपन्न करने के लिए जो संरचना है वो न्यायपालिका है।
तो इसलिए इस प्रकार इस मॉडल में, इस विश्लेषण में 4 आगत कृत्य हैं और उनके लिए उपयुक्त संरचनाएं। ऐसे ही 3 निर्गत कृत्य हैं और इनके लिए उपयुक्त संरचनाएं हैं। और ये जो व्यवस्था है चारों तरफ से पर्यावरण से घिरी हुई है। तो उसमें पहला जो आगत कृत्य हमने आपको बताया वो है राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती। राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है? राजनीतिक सामाजिकरण का मतलब यही है कि व्यक्ति समाज के राजनीतिक जीवन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण बनाता है और स्वयं समाज इसके माध्यम से अपने जो राजनीतिक मूल्य हैं, विश्वास हैं, आदर्श हैं, मान्यताएं हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचाता है। और इस कार्य को संपन्न करने वाली संरचनाएं हैं। ये जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है, पहले व्यक्ति चारों तरफ जो अपनी राजनीतिक प्रणाली है उसके अस्तित्व के प्रति वो अलर्ट होता है और सीखता है कि हित साधन के लिए कौन सी प्रणाली उसको अपनानी चाहिए। तो ये जो राजनीतिक मूल्य, विश्वास, आदर्श हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचाने की प्रक्रिया है वो राजनीतिक सामाजिकरण कहलाती है। और ये राजनीतिक सामाजिकरण करने वाली जो संरचनाएं हैं वो परिवार है, क्योंकि पहली जो पाठशाला है किसी के लिए वो परिवार से सीखता है कि किस तरह से उसका परिवार राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों में विश्वास रखता है और वो राजनीतिक मूल्य, विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। फिर उसके बाद पीयर ग्रुप्स हैं, मित्र मंडली हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, बड़े बड़े समूह हैं। और इन बड़े बड़े समूह में राजनीतिक दल, राजनीतिक समूह आते हैं, धार्मिक संगठन भी आते हैं, जनसंचार के साधन भी आते हैं। भर्ती वह प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक समूह अपने लिए नए सदस्य बनाते हैं और पुराने सदस्यों की जगह नए सदस्य नियुक्त करते हैं। जैसे मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना, राजनीतिक दलों और ब्यूरोक्रेसी के रिक्त पदों के लिए चुनाव, नियुक्तियाँ, ये सब इस प्रक्रिया के अंग हैं। दूसरा जो आगत कृत्य है वो हित स्पष्टीकरण है और इसका तात्पर्य है कि लोगों के जो विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, अधिमान्यताएं हैं, उनको राजनीतिक प्रणाली के प्रति निश्चित मांगों के रूप में प्रणीत कर दिया जाता है। यानी लोगों के जो विश्वास, मान्यताएं हैं उनको एक पर्टिकुलर मांग में निरूपित कर दिया जाता है और इस कृत्य को निभाने के लिए कुछ संरचनाएं हैं, वो है उनमें हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। तीसरा आगत कृत्य है हित समूहन। विभिन्न समूहों की जो मांग है उनको एकजुट कर दी जाती है और वो राजनीतिक सत्ताधारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सके। इस स्तर पर लोगों की मांगें ऐसे मुद्दों का रूप धारण कर लेती हैं जिन पर राजनीतिक कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये काम करने का जो है वो है राजनीतिक दलों का। ये राजनीतिक दल इस चीज़ को करते हैं, हित समूहन का काम। चौथा आगत कृत्य है राजनीतिक संप्रेषण, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये जो विभिन्न समूह होते हैं उनकी मांग है, समर्थन है, विरोध प्रदर्शन राजनीतिक प्रणाली तक पहुंचाए जाते हैं कि जनता क्या डिमांड करती है। जैसे किसी भी मांग के लिए कोई एजिटेशन होता है गांव में, शहर में, किसी भी जगह, तो वहाँ जो प्रभावित वर्ग है वो अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करता है, हड़ताल करता है। तो उस बात को जो ये संचार के साधन हैं जिसमें मीडिया है, प्रिंट मीडिया, ये राजनीतिक व्यवस्था तक, राजनीतिक प्रणाली तक इस बात को पहुंचाते हैं और सरकार के द्वारा जो आवश्यक सूचनाएं हैं और उनका जो निर्णय है वो जनसाधारण तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक संप्रेषण राजनीतिक प्रणाली के आगत निर्गत कृत्यों के बीच में एक संपर्क सेतु के रूप में काम करते हैं।
इस राजनीतिक प्रणाली के 3 निर्गत कृत्य हैं, जिसमें नियम निर्माण है, नियम अनुप्रयोग है, नियम अध्ययन है, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एजुडिक्शन। ये सरकार के ट्रेडिशनल कार्य हैं, ट्रेडिशनल फंक्शन है। हम पढ़ते हैं कि शासन के 3 अंग हैं, उनकी परंपरागत जो संरचनाएं हैं, उसमें विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इस प्रकार राजनीतिक प्रणाली के निर्गत कृत्यों में सरकारी उप प्रणालियाँ इन कार्यों को संभालती हैं, परंतु जो आगत कृत्य हैं, इनपुट फंक्शन जो हैं, वो गैर सरकारी उप प्रणालियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आमंड की मुख्य जो दिलचस्पी थी, मुख्य उनका इंटरेस्ट था, वो आगत कृत्यों के विस्तृत विश्लेषण में थी, क्योंकि उनका सरोकार राजनीति की जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर था, अनौपचारिक जो संरचनाएं थी, उनसे है, और जिनकी ओर तुलनात्मक राजनीति के जो परंपरागत जो अध्ययन हुए हैं, उनमें कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इनका विश्लेषण आधुनिक उपागम को सार्थक करता है। तो इस तरह से राजनीति का संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण ये मानकर चलता है कि राजनीतिक प्रणाली के उपयुक्त कृत्य सर्वथा आवश्यक हैं, और इन फंक्शंस को संपन्न किए बिना कोई भी राजनीतिक प्रणाली टिकी नहीं रह सकती। ये संभव है कि किसी राजनीतिक प्रणाली में इन कृत्यों को संपन्न करने के लिए जो ये संरचनाएं बताई हैं, हो सकता है ये संरचना विकसित नहीं हुई हो। तो इस तरह से आमंड ने एक विकसित राजनीतिक प्रणाली का मॉडल प्रस्तुत किया है, और किसी विकासशील देश की राजनीतिक प्रणाली को इस प्रतिरूप के साथ मिलाकर के वहाँ के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को जांचा परखा जा सकता है, कहाँ तक यह डेवलपमेंट हो सका है। इसलिए आमंड ने इस विश्लेषण को विकासात्मक विश्लेषण की संज्ञा दी है। लेकिन इस विश्लेषण को उन्होंने भले ही विकासात्मक मॉडल के रूप में परिभाषित किया हो, और तुलनात्मक शासन व राजनीति का अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति उपयोगी सिद्ध हुई है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इन्होंने राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन का एक मॉडल प्रस्तुत किया है, और उसके आधार पर हम तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं कि ये विकसित प्रणाली है, ये विकसित है या विकासशील है। फिर भी आलोचक इसकी ये कहकर आलोचना करते हैं कि इस विश्लेषण का सरोकार भी प्रस्तुत जो प्रणाली है उसको बनाए रखने में ही है। स्टेटस क्वा, यथास्थिति का आरोप इस पर लगाया जाता है। दूसरा एक कॉमन आरोप ये भी है कि राजनीति विज्ञान की सारी समस्याओं के अध्ययन का ये साधन नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण में स्थायित्व और बने रखने पर जो बल दिया गया है, उसके आधार पर आलोचकों की दृष्टि में इसमें रूढ़िवादिता की झलक मिलती है। दूसरा, एक संरचना में परिवर्तन से कोई कार्य किस प्रकार संपादित होता है, उसका संपूर्ण व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ता है, किंतु इन परिवर्तनों से अन्यत्र आने वाले परिवर्तन प्रभावों की प्रकृति, उनकी तीव्रता, मात्रा का ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन गैब्रिएल आमंड ने हमें प्रस्तुत नहीं किया। आमंड और पावेल ने जिन कार्यों का विवेचन किया है, वे एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा पूरी तरह संपादित किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, इसका निश्चय करने का भी कोई आधार उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। दूसरा, एक और आलोचना ये भी है कि विकासशील देशों में अनेक देशों में संरचनाएं स्वतः विकसित न होकर आरोपित की गई हैं। जैसा भारत के संदर्भ में भी आरोप लगाया जाता है कि भारत राजा रजवाड़ों का देश था, और हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली जो है अंग्रेज़ों ने ऊपर से थोपी गई है। और बहुत सी विकासशील देशों में इसी तरह के स्ट्रक्चर साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो उन पर भी आरोप लगाया जाता है।
कि स्वेच्छाचारी और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में संरचनाओं के स्वाभाविक होने की परिस्थितियाँ बहुत कम होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि इस विश्लेषण का सीमित उपयोगिता से योगदान मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने राजनीति के अध्ययन का एक मॉडल प्रस्तुत किया है और जिसके आधार पर हम तुलनात्मक विश्लेषण व्यवस्थाओं का कर सकते हैं। धन्यवाद।